तो शुरू करते हैं। पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज थ्योरी सेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, शुरू करते हैं। संकेतन नोटेशन, मैट्रिक्स को किस प्रकार से अपन निरूपित कर सकते हैं। तो इसको किसी भी ब्रैकेट के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, लेकिन अपन इस चैप्टर में इसको बड़े ब्रैकेट से निरूपित करेंगे। जैसे कि ये आपका बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर इसको नंबर लिखे होंगे, तो इसको अपन मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका हो गया नोटेशन। अवयव का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अगला पॉइंट है अवयव का क्रम या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स आपके यहाँ लिखी हुई है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या अवयव का क्रम एक्चुअली में उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे m इंटू एन यहाँ से इसको डिनोट किया जाता है, तो इसको m इंटू एन को ही अवयव का क्रम या ऑर्डर कहते हैं। जहाँ पे m है वो पंक्तियों को दर्शाएगा कि टोटल पंक्तियाँ कितनी है, या हिंदी में बोले तो रो, ठीक है। और n जो है वो आपके इसके स्तंभ को दर्शाएगा कि टोटल स्तंभ कितने हैं, स्तंभ बोले तो कॉलम। अब देखना ये क्या होता है स्तंभ कॉलम। यहाँ पे ये जो लाइनें होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको बोलते हैं पंक्तियाँ, और ये ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन जो होती है इनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये होता है आपका अवयव का क्रम या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो यहाँ पे अगर मैं m इंटू एन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। हमेशा पहले पंक्तियों को लिखेंगे, बाद में स्तंभ को। और स्तंभ कितने यहाँ पे टोटल, कॉलम बोले तो 3, तो यहाँ पे बाद में लिखेंगे स्तंभ को, ठीक है। ये क्रम यही रहेगा यहाँ पे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं क्या है फिर। अब आगे बात करते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स के टाइप, उसमें पहला टाइप है आपका पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स, और दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ रो हो, एक रो हो, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो जैसे इसके एग्जाम्पल के थ्रू अपन सीधा देख लेते हैं। ये कोई खाली बस पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी क्या है। जैसे कि बात करें 1 2 3, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो पता चलेगा कि सिर्फ एक रो है और टोटल कॉलम कितने हैं 3। तो यहाँ पे इसको 1 इंटू 3 से डिनोट करेंगे। तो पंक्ति अवयव वो सारे अवयव या रो मैट्रिक्स वो सारे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक क्या हो, रो हो। अब कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम कहानी इधर कि अगर एक ऐसी मैट्रिक्स, जैसे ये ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ही कॉलम है क्या, हाँ एक ही कॉलम है। अब रो कितनी होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, कैसी भी हो वो मैट्रिक्स, जैसे कि ये कोई एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, ये है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, शून्य अवयव या फिर जीरो मैट्रिक्स। आगे बढ़े, इसको O से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया इसका थर्ड टाइप। अब फोर्थ टाइप क्या है, वर्ग अवयव या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये भी नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वो वाली मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इफ कंडीशन क्या है, m इक्वल टू n, किसी में भी मैट्रिक्स में, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव होगी। कैसे, अगर मैं बात करूं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, तो बताओ ये मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है, बराबर है। सेम अगर मैं आपको पूछूं ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे m और n की वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर इसको मैं कहूँ ये है क्या, पहले इसका यहाँ पे ऑर्डर लिखो, क्रम लिखो। यहाँ पे 2 तो है रो और कॉलम है टोटल 3, तो ये देखो m और n बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गए 4 टाइप। अगला टाइप है अपना विकर्ण अवयव या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। देखो नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं विकर्ण की बात हुई है। इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स, और पहली बात इसमें कंडीशन 1 क्या है कि ये है ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब ये काम करेगा। पहली कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स होना ही चाहिए। तो उसमें भी फिर क्या कि अगर विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है ना, विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर सारे जीरो हो जाए तो वो कौन सी होगी, विकर्ण अवयव। जैसे कैसे कि अगर मैं कहूं ये 3 इंटू 3, देखो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कुछ 9 एलिमेंट होंगे। अगर ये होता है विकर्ण के एलिमेंट, ये वाले, देखो डायगोनल तो समझते हो ना, तो डायगोनल के रूप में लिखा होता। इसके अलावा सारे अगर 0 हो जाए, ये 0 0 0 0 और 0 और ये 0, अब ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3, तब ये कौन सा कहलाएगा, एक विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक एग्जांपल काफी समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपना 6 टाइप है अपना अदिश अवयव या फिर स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो ये क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है कि देखो ये विकर्ण अवयव होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये एक विकर्ण अवयव होना चाहिए, यहां डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंडीशन 2 क्या होनी चाहिए, कंडीशन 2 होनी चाहिए कि इसमें विकर्ण के एलिमेंट जो है वो बराबर होने चाहिए। डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, कैसे इक्वल होने चाहिए कि अगर एग्जांपल लूं मैं, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो देखो 3 इंटू 3 की है, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो है डायगोनल एलिमेंट, तो विकर्ण अवयव या विकर्ण मैट्रिक्स भी होना चाहिए। इसका मतलब बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, है वही 0। अब यहां पे क्या था कि विकर्ण के एलिमेंट्स जो है, डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग हो सकते थे 1 2 3, लेकिन यहां पे क्या है, सेम होना चाहिए। यहां तो सब, अगर पहला 2 है तो सबको 2 होना पड़ेगा, पहला -2 है तो सबको -2 होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तब वो कौन सा होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ये था 6 टाइप। आगे बढ़ते हैं। अगला है इकाई अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे नाम से पता चल रहा है यूनिट और आइडेंटिटी, मतलब कहीं ना कहीं 1 का जिक्र हो रहा है। तो ये 1 कहाँ आएगा, तो इसको कंडीशन है कुछ, पहले तो मैं बता देता हूँ। कंडीशन 1 कि ये अदिश अवयव जो अभी लेटेस्ट पढ़ा है हमने, कि सारे कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स है ना, को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, डायगोनल एलिमेंट, या फिर बात करें विकर्ण के एलिमेंट, है ना, विकर्ण के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो वो कौन सा हो जाएगा, अपना यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल से समझाऊं अगर आपको, 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टोटल 9 एलिमेंट है, उसमें से जो डायगोनल्स के एलिमेंट है, ये और ये सब होने चाहिए 1 1 1, बाकी सब क्या होने चाहिए, 0। और भाई ये अदिश अवयव या स्केलर को फॉलो करेगा, इसका मतलब स्केलर में ये सब तो 0 चल ही रहे थे, बस इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स को 1 के बराबर करना है। तो ये क्या था, इकाई अवयव। ओके, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव,
तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स नाम से पता चल जो समान हो। कैसे? सबसे पहला तो अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तब कब कहलाएगी कि यदि उनके जो ऑर्डर है, जिनको क्रम बोलते हैं, वो समान हो। दोनों के क्रम ऑर्डर जो है वो एकदम सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कहलाएगी? इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। और उसके हर एक के रेस्पेक्टिव एलिमेंट आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक मिनट अभी बताता हूँ। एलिमेंट समान होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे कि माना कि ये आपकी एक मैट्रिक्स है, तो ये आपका, आप इसका ऑर्डर बता सकते हो। अब देखो दो तो इसमें रो है, 3 कॉलम है, तो अगर ये कोई दूसरी मैट्रिक्स है, इसके ये बराबर है, तो डेफिनेटली 100% इसका भी ऑर्डर 2 × 3 होना ही चाहिए। और उसके बाद इनके हर एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट, मतलब कौन से एलिमेंट, देखिए ये एलिमेंट इसका रेस्पेक्टिव एलिमेंट हुआ, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात थी। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 की जो मैट्रिक्स है इसको कैसे लिख सकते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है? देखो 1 बताता है कि पहली रो में पहला कॉलम में ये, देखो ये पहली रो और पहले कॉलम में ये एलिमेंट। 1 2 क्या बताता है? पहली रो में दूसरा कॉलम, देखो पहली रो में ये दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो ये इसकी क्या बताता है? पोजीशन या स्थिति को बताता है यहाँ पे। ये 2 2 2 1 बस, और कुछ नहीं। ओके, तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका है एडिशन। मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे सिंपल एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स जो है वो जुड़ेगी कब, या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पे, तब जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर समान होना चाहिए, क्रम बोलते हैं हिंदी में ना। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी जाके वो जुड़ेगी, है ना। जैसे कि ये आपकी कोई ए मैट्रिक्स है, तो अगर इसका यहाँ पे 2 × 3 है, तो अगर इसको बी मैट्रिक्स में जोड़ना है तो इसका भी ऑर्डर 2 × 3 होना ही पड़ेगा, नहीं तो जुड़ेंगे ही नहीं, इनवैलिड हो जाएगा। ओके, फिर जोड़ते कैसे हैं? माना कि ए मैट्रिक्स आपका है 1 2 3 4, 2 × 2 ऑर्डर का हो गया, और बी मैट्रिक्स आपका क्या है? 4 3 2 1। अब इनको देखो ऑर्डर सेम है ना, 2 × 2 2 × 2, तो ये बिल्कुल जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कैसे? ए प्लस बी रेस्पेक्टिव एलिमेंट, 1 4 के साथ जुड़ेगा, तो ये आपका 5, 2 किसके साथ जुड़ेगा? 3 के साथ, तो ये 5 और 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका किसी भी एक स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को क्या करना? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। कुछ नहीं है, कोई 2 या 3 स्केलर नंबर बोलते हैं, इससे इसको किसी क्या करना? गुणा करना मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, माना कि ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये 2 × 3 ऑर्डर की हो गई। और अगर मैं 2a की बात करूँ तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये 2 एक स्केलर नंबर है, अदिश नंबर है। ओके, और इसको हमको क्या करना है? ए से मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स। तो आपको आगे से याद रखना है कि किसी भी स्केलर नंबर से जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 जो है वो हर एक अवयव एलिमेंट के साथ अंदर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ये 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले। ये थ्योरी सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है।